अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और मेरा ख्याल है कि आपकी मैथ भी अच्छी चल रही होगी। 1.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं और 1.2 आज स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि आप को ये सारी चीज़ें घर पे एक क्लिक के ऊपर अवेलेबल हैं। आप इनसे ज़रूर फ़ायदा उठाएं, बजाय इसके कि आप सख्त सर्दी में या सख्त गर्मी में किसी एकेडमी में जाके पढ़ते, किसी स्कूल में या किसी जगह पे जाके लेक्चर अटेंड करते, तो उस सब से आपकी जान छूट जाती है जब आप घर पे सुकून से बैठ के अपनी चाय भी इंजॉय करें और साथ मैथ को भी इंजॉय करें। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने कुछ चीज़ें, जैसे आपकी बुक है वो आपके पास होनी चाहिए, आपकी नोटबुक आपके पास होनी चाहिए, आपकी बॉल पेन आपके पास होनी चाहिए और पूरी तरह से क्लास का माहौल होना चाहिए। जब तक आप सेल्फ अकाउंटेबल नहीं होंगे तो आप सीख नहीं सकेंगे। जिस तरह से आप क्लास में होते हैं तो टीचर आपको बड़ा जगा के भी रखता है, क्वेश्चन भी पूछता है, मतवज्जो भी करता है, आप कुछ भी दूसरी एक्टिविटी नहीं कर सकते। लेकिन जब आप घर पे पढ़ रहे हैं थ्रू यूट्यूब या किसी भी उस तरह से आप वीडियो को देख रहे हैं, तो वहाँ पे आप जब तक क्लास का माहौल नहीं बनाएंगे आप सीख नहीं सकेंगे। और अपनी नीयत अच्छी रखें, सीखने की रखें। ये जितनी आपको कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, तो आप इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें ताकि आप अपने वो कॉन्सेप्ट जो बहुत मुश्किल चीज़ें लगती हैं उसको आसान कर सकें। और इन केस आपके बहुत सारे क्वेश्चन भी होंगे जो आपको पॉइंट कुछ क्लियर नहीं होते होंगे, क्योंकि जो टीचर है वो यहाँ खड़े होके समझा देता है, उसको पता है कि ये अंडरस्टूड होता है कि बच्चे को या स्टूडेंट को ये चीज़ें आ रही हैं। लेकिन सारे स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते, कुछ स्टूडेंट को कुछ चीज़ें मुश्किल लगती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बहुत ही आसान पॉइंट होता है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है, लेकिन स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपके लिए वहाँ पे वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में आप अप्रोच भी कर सकते हैं, टीचर को भी अप्रोच कर सकते हैं। आपको पता है अगर आपके पास मेरा सेल फ़ोन नंबर हो तो बहुत अच्छी बात है, आप मुझे कॉल करेंगे, मैं फिर भी आपको गाइड करूंगा। और कमेंट करेंगे वहाँ पे भी आपको मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और अगर आपके पास कांटेक्ट नहीं हो रहा होगा तो आप वहाँ कमेंट में मुझे अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह ताला मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैंने क्वेश्चन ही लिखा है क्योंकि मैंने ये सपोज़ किया है कि आपके पास बुक मौजूद है और बुक खुली हुई है, तो मैं जस्ट क्वेश्चन वहाँ से रीड आउट करता हूँ और फिर ये मैंने जो कुछ पार्ट्स उसके लिखे हैं इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे 1.2 का ये पहला क्वेश्चन है जी कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ये उसने 5 इसकी टाइप्स बता दी हैं, यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। तो हमारे पास क्वेश्चन ये सामने है, इसमें से हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मैट्रिक्स जो है वो रो है, कौन सा मैट्रिक्स कॉलम है, कौन सा आइडेंटिटी है, कौन सा नल है। तो हमें इस पहला ए मैट्रिक्स जो नज़र आ रहा है ये इसमें सारे ज़ीरो हैं जी, ठीक है। हमने नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी कि मैट्रिक्स हैविंग ऑल एंट्रीज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब जब सारी ज़ीरो हैं तो इसको हम लिख देंगे आराम से कि कौन सा मैट्रिक्स है जी, ये नल मैट्रिक्स, ठीक है जी। अच्छा, अब बी जो है, बी में हमें नज़र आ रहा है कि इसका जो ऑर्डर है वो है 1 इसमें रो है और 3 इसमें कॉलम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर है, तो इसको हम कहेंगे क्या, क्योंकि रो एक है तो इसका मतलब है कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये रो मैट्रिक्स। इसी तरह से हमारे पास सी है, सी में क्योंकि हमें नज़र आ रहा है एक कॉलम है तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। और डी में आ जाएं, डी में हमें नज़र आ रहा है कि डायगोनल के ऊपर 1 1 है, डायगोनल के अलावा सारे ज़ीरो हैं। और हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल पे 1 होगा और बाकी सारे ज़ीरो होंगे, तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरह से ई है, तो ई में एक ही एलिमेंट है और वो एलिमेंट है 0, तो इसको हम क्या कहेंगे जी, नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और ज़ीरो मैट्रिक्स भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। हमारे पास अब है जी क्वेश्चन नंबर 2 और मैंने अगेन सेम बात सपोज की हुई है कि आपके पास बुक खुली हुई है और बुक खुली है तो उसमें जनाब ये जो सेकंड इसका क्वेश्चन है वो क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर, रो
कॉलम, नल मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये मैंने काफ़ी सारे इसके इस क्वेश्चन नंबर 2 के सारे केसेस तकरीबन यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हमने सिर्फ जो डेफिनेशंस पढ़ी हुई हैं उन डेफिनेशंस को सामने रख के यहाँ से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मैट्रिक्स जो है वो किस टाइप का है। तो जो पहला मैट्रिक्स है, अगर इसको देखें फर्स्ट केस को, तो ये हमें नज़र आ रहा है जी कि इसमें इसका जो ऑर्डर है वो है 2 क्रॉस 3। तो नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो सच मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसको हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके जी। रेक्टेंगुलर क्यों कहा हमने? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज जो हैं वो कॉलम के बराबर नहीं है। रोज 2 हैं और कॉलम 3 हैं। अब आ जाते हैं हम 2 के ऊपर। 2 में अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें हमें पता लग रहा है जी कि 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। तो जिसका एक कॉलम हो उसको हम क्या कहते हैं जी? कॉलम मैट्रिक्स। अगेन नंबर 3, इसको अगर गौर से देखें आप तो इसमें क्या है कि 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 2। रोज, नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो सच मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, हमने 3 केस सॉल्व कर लिए हैं। अब आ जाते हैं चौथे पे। मेरा ख्याल है कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 अच्छा कर लिया होगा, या क्वेश्चन नंबर 1 का जो डी पार्ट है उसको सही कर लिया होगा, या आपको यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन अगर आती होगी, तो मेरा ख्याल है कि अब यहाँ पे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है कि ये कौन सा है जी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। यूनिट मीन के इसमें 1 1 होता है डायगोनल के ऊपर। 5वां देखें, 5वां सेम है ऐसे जैसे पहला है। मेरा ख्याल है कि आप समझ गए होंगे मेरा कहने का मतलब कि इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे जी? रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नंबर 6 को अगर हम कंपेयर करें किसके साथ? क्वेश्चन नंबर 1 में जो बी है, बी और 6 तकरीबन एक जैसे हैं। तो अगर बी रो मैट्रिक्स है तो 6 वाला पार्ट बी क्या हो जाएगा जी? रो मैट्रिक्स। इसी तरह से हम मूव करते हैं यहाँ पे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको हम क्या कहेंगे कि 1 इसमें है, बाकी सारे 0 0 हैं। तो हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों नहीं कह सकते? इसलिए नहीं कह सकते कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ये प्रॉपर्टी है कि वो होना चाहिए स्क्वायर, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होने चाहिए। यहाँ पे 1 0 0 तो है, लेकिन ऑर्डर सेम, इसका वो जो है रोज एंड कॉलम बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि स्क्वायर नहीं है। तो ये फिर क्या है जी? कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स। यस। अब आ जाते हैं नंबर 8 पे। तो 8 वाला क्या होगा? 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो इसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। और नंबर जो 9 है हमारे पास लास्ट, मेरा ख्याल है बताने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि हम ई को लिख चुके हैं नल मैट्रिक्स, ए को लिख चुके हैं नल मैट्रिक्स, तो 9 को भी क्या लिखेंगे? नल मैट्रिक्स। और इसकी रीज़न क्या होगी लिखने की? मेरा ख्याल है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको पता है, जिस ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज 0 हो जाएं तो उसको क्या कहते हैं? हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। मैं एक दफ़ा दोबारा से बता देता हूँ आपको। नल मैट्रिक्स ऐसा होता है जिसकी तमाम एंट्रीज 0 हो। कॉलम मैट्रिक्स ऐसा होता है जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। रो मैट्रिक्स ऐसा होता है जिसमें एक रो हो। और इसी तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल के ऊपर 1 हो, 1 के अलावा कुछ भी नहीं हो, बाकी सारे 0 हो जाएं। फिर इसी तरह से हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पढ़ा है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो। और फिर हमने एक लास्ट एंड फाइनल वन पढ़ा है स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल हो जाए नंबर ऑफ कॉलम्स के। आपने डेफिनेशन अच्छी कर लेनी है, और फिर ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है ये इतना मुश्किल नहीं रहेगा। और इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, सिर्फ इन्हीं डेफिनेशंस के ऊपर ही बेस कर रहा है। अभी हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 3, और अगेन मैं रीडिंग करता हूँ बुक से क्वेश्चन। आपके पास बुक्स होंगे, आप उसको देखें ज़रा, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है जी, इसके 3-4 पार्ट्स मैंने लिखे हैं। इनमें से आपने ये
देखना है कि कौन सा मैट्रिक्स डायगोनल है, कौन सा स्केलर है और कौन सा आइडेंटिटी है। हमें पता है ऐसा मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर कोई एक ही डिजिट हो और अदर देन डायगोनल ऑल एंट्रीज इक्वल टू 0, देन मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स। जैसे हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स है A, तो ये इस डेफिनेशन पे पूरा उतर रहा है कि इसके डायगोनल के ऊपर 4 है और डायगोनल के अलावा सारे 0 हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। इसी तरह से हमारे पास एक मैट्रिक्स है जी B को अगर आप और से देखें तो इसके डायगोनल पे नाम 0 हैं लेकिन एक ही डिजिट नहीं है, डायगोनल के अलावा सारे 0 हैं, तो इससे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं जी, डायगोनल मैट्रिक्स। अगेन इसी तरह से इस पे आ जाएं तो इसमें मेरा ख्याल है आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि अगर डायगोनल के ऊपर 1 होगा तो इसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। डायगोनल पे 1 और अदर देन डायगोनल ऑल एंट्रीज इक्वल टू 0। अब इसको देखें तो 5 में से 3 जाएंगे तो 2 और 2, इधर सारे 0 0, तो एक कांस्टेंट आ गया, तो इसको भी क्या कहेंगे हम, स्केलर मैट्रिक्स। ओके, एक पार्ट डी मैंने मिस किया है, वो आपने खुद करना है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 जो बड़ा सिंपल है, कहता है फाइंड द नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होते हैं कि आपके पास जैसे A है तो इसका नेगेटिव हो जाएगा -A, तो आपने करना क्या है जी, बड़ा सिंपल है, जो पॉजिटिव है वो सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव, और अगर कोई नेगेटिव होगा तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। जैसे B के लिए हम करते हैं, B का नेगेटिव होगा -B, तो इसमें आ जाएगा -3 -2, ये माइनस का 1 पहले मौजूद है तो अब हो जाएगा प्लस का 1 और ये हो जाएगा माइनस का 1, तो ये क्या आ गया, नेगेटिव। इसके 2 पार्ट्स हो रहे हैं वो आपने खुद करने हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहते हैं, फाइंड ट्रांसपोज। हम ये कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। अच्छा, जैसे A गिवन है तो A का ट्रांसपोज हम लेंगे, A ट्रांसपोज इक्वल होगा, मैंने आपको बताया था कि कॉलम होगा तो उसको रो बना देनी है, तो 0 1 -2 ये आ जाएगा A ट्रांसपोज। एक और हमें गिवन है E पार्ट्स को कैसे करेंगे हम, ये जो E का ट्रांसपोज होगा वो बराबर होगा जी, ये 2 3 है तो इसको यूँ लिख लें 2 3, ये रो थी मैंने कॉलम बना दिया, -4 और 5 को भी आपने कॉलम बना देना है, तो E ट्रांसपोज आ जाएगा। आखिरी इसका क्वेश्चन नंबर 6 है जो बड़ा ही अहम भी है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। उसने ये कहा है वेरीफाई करें A का ट्रांसपोज एंड अगेन ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू A, यानी एक दफ़ा ट्रांसपोज लेंगे और एक दफ़ा फिर उस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो वही हो जाएगा जो पहले था। तो A हमारे पास है, A का ट्रांसपोज लेते हैं जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 0 2 1, ठीक है जी। इस A ट्रांसपोज का एक दफ़ा फिर ट्रांसपोज ले लें, तो ये 1 0 है तो इसको यूँ लिख दें 1 0, 2 1 है तो इसको यूँ लिख दें 2 1। इसको आप कंपेयर करें इसके साथ तो ये और ये A सेम हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि A ट्रांसपोज की ट्रांसपोज इक्वल A। सेम इसी तरह से है B केस, मैं सॉल्व कर देता हूँ, हालांकि ये आपको खुद करना चाहिए। क्या करना है, हमने B का ट्रांसपोज लेना है, तो ये 1 1 है तो हम इसको यूँ लिख देते हैं कॉलम में, ये रो थी हमने कॉलम बना दिया 2 0। ओके, अब B ट्रांसपोज का अगेन हम लेते हैं ट्रांसपोज, तो ये देखें आपके पास 1 1 है, यहाँ 1 2 है तो इसको यूँ लिख दें 1 2, 1 0 है तो इसको यूँ लिख दें 1 0, इसको और इसको कंपेयर करें तो B ट्रांसपोज की ट्रांसपोज विल बी इक्वल B। वेरीफाई हो गया। यो हमारी ये एक्सरसाइज है 1.2b इख्तिताम को पहुंच गई है। आपने करना ये है, आपका होमवर्क ये है कि आपने डेफिनेशंस, इसकी सारी डेफिनेशन जो भी मैंने पढ़ाई हैं उनको अच्छा करके उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि आप इन एक्सरसाइज को खुद सॉल्व करें, और मुझे उम्मीद है कि इनमें आपको कोई मसला नहीं होगा। शुक्रिया आपका।